हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़े में। तो दोस्तों, आज हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का एमए का जो प्रीवियस ईयर है उसका सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का पेपर फर्स्ट का आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों हमारे एक और यूट्यूब चैनल है राजेश सर इंग्लिश इज ईजी करके, यहाँ पे बेसिक एंड एडवांस ग्रामर सिखाया जाता है, उसको जाकर देख लीजिए। इस क्रम में चलते हैं हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 है औद्योगिक क्रांति क्या है, इसके कारणों को समझाइए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है औद्योगिक क्रांति जो 1850 में ब्रिटेन में हुआ था, है ना। तो उस समय की जो घटनाक्रम है कि क्या है उसको बताना है और इसके कारणों को समझाना है। तो क्या है ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या है। जब उस समय जो पुरानी पद्धति से वस्तुओं का उत्पादन होता था उसको उसके स्थान पर उद्योगों का निर्माण किया गया, है ना। मशीन्स लगाया गया, है ना, उद्योग। तो वहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन बढ़ गया। तो प्रोडक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ा दिया गया, तो वही औद्योगिक क्रांति कहलाई, है ना। तो इसके कारणों पर को समझाते हुए आप लोगों को आंसर करना है। ओके, तो ये इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस प्रकार से मतलब हुआ उसको बताना है आपको। तो क्रांति का मतलब है औद्योगिक क्रांति में उत्पादित सामानों को किस प्रकार से वृद्धि होना, है ना। जो 1848 में स्टार्ट हुआ था, है ना, तो लगभग 1850 में स्टार्ट हुआ था। ओके, तो ये दौर को आप लोगों को उसमें डिस्क्राइब करना है। क्योंकि दोस्तों ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब फुल आंसर लिखना है इसमें। तो इसको आप लोग सिनॉप्सिस के आधार पर बनाएंगे, रूपरेखा तैयार करके बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन आंसर मिलेंगे। तो इसमें देखते हैं औद्योगिक क्रांति के कारण। तो औद्योगिक क्रांति के सबसे पहले कारण वैज्ञानिक आविष्कार, है ना, और फिर नेक्स्ट है जनसंख्या में वृद्धि, पूंजी का संचय। तो किस प्रकार से वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उसका क्या बोलते हैं उत्पादन में वृद्धि हुई, वही है। फिर पूंजी का संचय और सामाजिक परिवर्तन, है ना। राष्ट्रीयता एवं फ्रांसीसी क्रांति, ओके, ये भी एक कारण रहा। भौगोलिक खोज, नए नए मतलब जैसे कोलंबस के द्वारा, है ना, वास्को डी गामा के द्वारा अमेरिका और इंडिया जैसे नए रास्तों को खोजा गया, तो इससे क्या हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई, है ना। खनिज संसाधनों का ज्ञान, जो खनिज क्या है, मिनरल्स का ज्ञान हुआ, है ना। फिर वैज्ञानिक संसाधनों से अंधविश्वासों में कमी आई, रिसर्च हुए तो जो पुरानी अंधविश्वास थे, है ना, उसमें कमी आई। ये भी उनके मेन फैक्टर कारक रहेंगे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का जो क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या है, क्या अर्थ है इसका, है ना, और इसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को द्वंद्वात्मक क्या बोलते हैं सिद्धांत का अर्थ बताना है, फिर उसके बाद उसकी भौतिक विशेषताओं पर चर्चा करना है। ओके, तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों की हमारा एक और यूट्यूब चैनल है राजेश सर इंग्लिश इज ईजी, जिसमें हम लोग अगले मंथ से यानी कि जुलाई से एक 3 मंथ का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर बेसिक एंड एडवांस ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराया जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो वहाँ पे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि हम लोग कुछ वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ जाएगा, आप लोगों को उसको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसमें हम लोग ये जो आंसर डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 2 का द्वंद्वात्मक सिद्धांत, ये आप लोगों के सामने आंसर स्लाइड बाई स्लाइड आते जा रहा है, उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए। तो इसमें भौतिकवाद की विशेषताएं क्या है, तो इसकी विशेषताओं सर्वप्रथम है गतिशीलता, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं घटनाएं अंतः संबंधित व अंतर्निहित होती है। फिर परिवर्तनशीलता है। फिर विरोधी तत्वों का किस प्रकार से इसमें संगम हुआ है, ये उनकी विशेषताओं में देखे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, गुणात्मक परिवर्तन कैसे हुए उनको बताना है। ओके, फिर आंतरिक विरोधाभास, है ना। तो ये सब चीज़ क्या है, उनकी भौतिक विशेषताएं हैं। ओके, तो मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, इसको भी आप लोग मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स के अनुसार से उनके जो भौतिकवाद है उसको बताया गया है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और इस क्रम में देखते हैं कि यूनिट नंबर 3, है ना। तो यूनिट नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
आत्महत्या के अर्थ लिखिए, दुर्खिम के आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। ओके, तो दुर्खिम ने किस प्रकार से आत्महत्या के अर्थ को मतलब परिभाषित किया है, उसके टाइप्स को बताया है, उसको यहाँ पे आप लोगों को फुल मार्क्स में लिखना है ना। तो किस प्रकार से समाज में आत्महत्या का जो अर्थ है, क्यों मतलब उनके कारण हैं, क्या बोलते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या है, उनको यहाँ पे नोट डाउन करते जाइए। ये आप लोगों के सामने स्लाइड बाय स्लाइड आते जा रहा है। इसकी विशेषताएं में देखें तो नैतिक तथ्य है, अमूर्त तथ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य का प्रतीक है, गतिशील तथ्य है ना, मापदंड कठिन है ना, सामाजिक एकता के उद्देश्य आप लोगों के सामने जो पॉइंटेड किया गया है उसको नोट डाउन कीजिए, है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये श्रम विभाजन का सिद्धांत आप लोगों को बताया गया है। ओके, तो इस आधार पे आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए। ये आंसर आप लोगों के सामने स्लाइड बाय स्लाइड आते जा रहे हैं, इसको नोट डाउन करते जाइए। फिर क्या है, दुर्खिम की प्रमुख कृतियाँ, उन्हें कौन कौन से क्या उसकी कृतियाँ क्या क्या है उसको देख लीजिए, है ना। धर्म का समाजशास्त्र, शिक्षा का समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन। फिर देखते हैं दुर्खिम की सामाजिक एकता की धारणा, तो उसने सामाजिक एकता के लिए क्या धारणा प्रस्तुत की है उसको बताया गया है यहाँ पे, है ना। यांत्रिक सामाजिक एकता। फिर नेक्स्ट है समावयी सामाजिक एकता, सावयवी सामाजिक एकता है ना। फिर ये उनकी दमनकारी कानून या प्रतिरोधात्मक कानून है ना, प्रतिकारी कानून। तो श्रम विभाजन और सामाजिक एकता व कानून व्यवस्था, ये तीनों को अलग अलग क्या बोलते हैं कॉलम में भी बताया गया, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्रम में यूनिट नंबर 4 का जो चौथा क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने में ये है, सत्ता पर मैक्स वेबर के विचार स्पष्ट कीजिए। ओके, तो सत्ता क्या होता है, इसका मैक्स वेबर के अनुसार से उनके विचार क्या है। तो सत्ता की अवधारणा क्या है उसको आप लोग को, सत्ता के प्रकार या उसके स्वरूप, तो इसमें दो प्रकार है, वैधानिक सत्ता और परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। तीन प्रकार की सत्ता आप लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वैधानिक सत्ता। तो वैधानिक सत्ता क्या होता है जी, जो लीगल अथॉरिटी है ना, लीगल अथॉरिटी, तो जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं वही वैधानिक सत्ता है। और उसके बाद है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता वही है जो क्या बोलते हैं राजतंत्रात्मक तरीके से जो होता था वही है। और नेक्स्ट क्या है, सत्ता और शक्ति। तो नेक्स्ट है आपके पास करिश्माई सत्ता। तो फिर सत्ता और शक्ति क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या उनके मायने हैं, ये आप लोगों के लिए मतलब स्लाइड में दिख रहा है। तो सत्ता और प्रभाव, तो सत्ता क्या होता है और प्रभाव क्या होता है ना, अथॉरिटी एंड इन्फ्लेक्शन। फिर नेक्स्ट है सत्ता और औचित्यपूर्णता। तो सत्ता और औचित्यपूर्णता के बारे में आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर सत्ता एवं उसकी सीमाएं, फिर सत्ता में परिवर्तन में, फिर क्या है सत्ता के कार्य क्या क्या होते हैं उसको दिखाया गया है। फिर चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अगला है अब हमारा यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 का जो क्वेश्चन क्रमांक 5 है, पैरेटो की अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत का वर्णन करना है। ओके, तो ये अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत आप लोगों को बताना है ना। तो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की अवधारणा ये पहले है, उसके बाद है आप लोगों के लिए स्लाइड नंबर 2 में देखते हैं तो चक्रीय परिवर्तन है ना। ये उसमें चक्रीय परिवर्तन कैसे होता है, तो मतलब समाज में हमेशा चक्रीय परिवर्तन होता ही रहता है। ओके, तो इसमें समाज में जिस अभिजात वर्ग का वर्णन किया गया है उसको बताया गया है। फिर भारतीय दृश्य और अभिजात वर्ग का परिभ्रमण। फिर नेक्स्ट ये आप लोगों के सामने स्लाइड होते जा रहा है, उसको आप लोग आंसर नोट डाउन करते जाइए। ओके, तो भारतीय दृश्य और अभिजात वर्ग के बारे में ये टोटली दिखाया गया है। तो दोस्तों ये हमारा YouTube चैनल है, आओ आगे बढ़ें, इसको वीडियो को लाइक करें और
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और हम सभी विल यू ऑल द बेस्ट दीजिए, है ना। आप लोगों का दिन अच्छा जाए, आप लोगों का पेपर अच्छा हो। सो थैंक यू।